कौन है? अच्छा जी, कल हमने कुछ हमने क्या पढ़ा था? बीपीटी। फिर हमने क्या पढ़ा था? एमओटी। और फिर क्या पढ़ा था? टॉपिक को किया था वाइंड अप। और मैंने आपसे कहा था कि मुझे आप लोग बताएंगे कि हाइड्रोजन क्या होता है पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, और नाइट्रोजन क्या होता है पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। पढ़ के आए हैं? नहीं। कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आज हम जो पढ़ने के लिए जाते हैं which is according to the MD Net syllabus also BSEPR थ्योरी। सबसे पहले तो हमें इस वर्ड को ही पूरा करना आना चाहिए। वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्जन थ्योरी। अच्छा, अक्सर जगहों पर ना EPR भी लिखा हुआ है। सही है, BSEPR की जगह क्या लिखा आता है? EPR। EPR का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन। इस वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को उसने क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और इलेक्ट्रॉन पेयर्स उसके अकॉर्डिंग वैलेंस शेल में कितनी तरह के होंगे? 2 तरह के। कौन कौन से? फर्स्ट वन पेयर और सेकंड वन अनपेयर्ड। जैसे इसने कहा पेयर्ड, उसका नाम क्या है? लोन पेयर। और जो अनपेयर्ड है उसका नाम क्या है? बॉन्ड पेयर। सही है, ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही है। यानी इसके अकॉर्डिंग क्या है? आपके पास वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप उसे आइडेंटिफाई करते हैं। सही है, किस तरह के हैं। अगर वो पेयर्ड है तो आप उसे क्या कहेंगे? लोन पेयर। और अगर वो अनपेयर्ड है तो आप उसे क्या कहेंगे? बॉन्ड पेयर। सही है। अब अगर मैं आपसे आगे की बात करूं तो एक और बात है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, दे रिपेल ईच अदर। और ये एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं? रिपेल ईच अदर ड्यू टू द सेम चार्ज। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल रिपेल ईच अदर। अच्छा, फिर एक और बात, रिपेल ईच अदर, लेकिन इस रिपल्जन में वो क्या करते हैं? एक खास ऑर्डर ऑफ रिपल्जन को फॉलो करते हैं। और इस खास ऑर्डर ऑफ रिपल्जन का मतलब हम सबको याद रहना चाहिए कि लोन पेयर रिपल्जन सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू द लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर। और सबसे कम रिपल्जन किसमें है? बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। अच्छा, ये बात मैं आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से भी बता सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन बेरिलियम। बेरिलियम इज 4 ना, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चलेगी? 1s2 2s2। लेकिन एक्साइटेड स्टेट पे क्या चलेगी? 1s2 2s1 2px1। इज इट क्लियर? सही है, हमने उन रूल के अकॉर्डिंग एक्साइटेड स्टेट लिखी, तो हम जानते हैं s का एक इलेक्ट्रॉन अपने से आगे p में शिफ्ट होता है और कहाँ जा रहा है? 2s1 एंड 2px1। इसका मतलब आपने पहले ग्राउंड स्टेट लिखा, फिर आपने एक्साइटेड स्टेट लिखा, और अब आपसे कहा जाए कि बताओ बेरिलियम डाइवैलेंट है, तो आप कहेंगे यस। और बेरिलियम के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर। कोई नहीं है ना, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करें? रिपेल। तो देख ले, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ऑपोजिट। तो इसका मतलब बेरिलियम जो भी स्ट्रक्चर बनाएगा वो हमेशा क्या होगा? लीनियर। और वहां पर बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180। क्योंकि यहाँ पर है क्या? 2 बॉन्ड पेयर। सही है, क्या है? 2 बॉन्ड पेयर। उसके बाद में बोरॉन की बात करें। बोरॉन इज 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। एम आई राइट? क्या है? 1s2 2s2 2p1।
अब मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो क्या बनेगा 1s2 2s1 2px1 2py1। नजर आ रहा है? इसका मतलब है कि बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड है, और वो कितने हैं 3। और ये तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। रिपेल का मतलब क्या होगा, ये एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस में रहेंगे लेकिन एटलीस्ट रहेंगे वैलेंस शेल में। इसका मतलब है यहाँ पर 3 कॉर्नर्स बनते हुए नजर आते हैं और आप कहते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है, ट्राइगोनल। और इसका मतलब है बॉन्ड एंगल क्या होगा 120, और यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स कितने हैं 3। अनपेयर्ड है ना, तो क्या है बॉन्ड पेयर्स। कार्बन, कार्बन इज 6 1s2 2s2 2p2। आप इसकी एक एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे तो बनेगी 1s2 2s1 2px1 2py1 और फिर क्या बनेगा 2pz1। सही बात सबको समझ आई? तो ये कार्बन तो हमें लिखना आ चुका होगा क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको बहुत बार लिख चुके हैं फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। तो एस का एक इलेक्ट्रॉन पी में शिफ्ट होता है इस तरह देखें 1 2 3 4। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4। तो 4 है लेकिन अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड है तो देखें एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस मौजूद है और कौन सा शेप बनाते हुए नजर आते हैं टेट्रा। और यहाँ क्या आएगा 109.5 और कितने बॉन्ड पेयर्स हैं 4। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, नाइट्रोजन इज 7। नाइट्रोजन इज 1s2 2s2 2p3। इसकी एक्साइटेड स्टेट में कोई फर्क नहीं आता, यकीन करें, बल्कि हम इसको बस ऐसे लिख देते हैं कि 2px 2py 2pz 1 1 1। और यहाँ पर नाइट्रोजन क्या नजर आता है 1 2 3 4 5। तो देख लें इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। एक पेयर्ड है और 3 क्या है अनपेयर्ड है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पर यकीनन अभी तक क्या सिर्फ और सिर्फ रिपल्सिव फोर्स चल रही थी बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर। यहाँ से कौन सी रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होना शुरू हो गई है, यहाँ से क्या हो रही है लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर। सही है ना, बॉन्ड पेयर तो थी ही पहले, लेकिन अब यहाँ पर और भी कौन सी रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होना शुरू हो गई है लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर को मजीद रिपेल करता है तो बॉन्ड एंगल बजाय इंक्रीज होने के क्या हो जाता है श्रिंक। सही है, जब श्रिंक होता है तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप बॉन्ड पेयर को मैंने फिर नियरेस्ट लिखा है लेकिन लोन पेयर को सबसे अलग। सही है, ये हम आपको वैसे ही सिखा रहे होते हैं। इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था टेट्राहेड्रल। क्यों होना चाहिए था, क्योंकि टोटल बॉन्ड पेयर्स यहाँ पर, बॉन्ड पेयर्स यहाँ पर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पर 4 है। यहाँ पर भी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं 4 है। जहां जहां पर भी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 होते हैं वहां पर शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए टेट्राहेड्रल। बट ड्यू टू द रिपल्जन, लेकिन इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से, इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से इसका बॉन्ड एंगल 109 की बजाय क्या हो जाता है 107। और अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर बॉन्ड पेयर्स कितने हैं तो आप कहेंगे 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 क्या है लोन पेयर। और मैंने आपको इसकी नेचर ऑफ जो है वो रिपल्सिव फोर्स बता दी कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर ड्यू टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन की वजह से। फिर आते हैं नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूँ नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट वन में मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन की एग्जाम्पल लिखी, दैट इज एक मैंने लिखा 1s2 2s2 2p4। मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखना चाहूँ तो 1s2 2s2 2px लिखा 2py लिखा और 2pz। और हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, इसका मतलब है 2px में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए 2। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5। ये 6 आप यहाँ पे भी बना सकते हैं रिपल्जन दिखाने के लिए, ये 6 आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं क्योंकि हमें पता है लोन पेयर है तो लोन पेयर को क्या करेगा रिपेल ही करेगा। सही है, यहाँ पर भी क्या है, अगर मैं आपसे कहूँ हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं 1 2 3 4। और शेप क्या होना चाहिए था, आप कहेंगे में टेट्राहेड्रल होना चाहिए। एम आई राइट? सही है, लेकिन अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिपल्जन क्या बन रहा है लोन पेयर टू लोन पेयर
which is greater than lone pair to bond pair and which is greater than bond pair to bond pair. इसका मतलब है यहाँ पर ये रिपल्सिव फोर्स की बॉन्ड एंगल मजीद क्या हो जाएगा, श्रिंक, और श्रिंक होगा दैट इज 104 पॉइंट। कभी कभी इसके आगे 0.5 क्या रहता है, इसके आगे भी 0.5 आ जाता है, कोई मसला नहीं है, आपने देख लेना है। अगर 0.5 के साथ ही एक आध ऑप्शन बन रहा है तो वही हमारा करेक्ट आंसर है, 0.5 नहीं भी है तो भी हमारा करेक्ट आंसर होगी, सही है। अब यहाँ क्या है, 2 क्या है बॉन्ड पेयर और 2 ही क्या है यहाँ पर लोन पेयर, और इसमें आपके पास शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या बन रहा है अगर मैं आपसे कहूँ तो फर्स्ट वन, अब पहले मैं इसका नाम बताऊंगी, टेट्राहेड्रल होना चाहिए था रिपल्जन की वजह से पैरामिडल, टेट्राहेड्रल होना चाहिए था रिपल्जन की वजह से क्या बनता है बेंट, या फिर आप उसे क्या कहते हैं विशेषी, सही। इसका मतलब इसने हमें क्या बताया, ऑर्डर ऑफ रिपल्जन के जरिए बताया कि हाउ वी प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस है, ना वीबीडी ने ज्योमेट्री बताई ना एमओटी ने ज्योमेट्री बताई, सही है, बल्कि किसने ज्योमेट्री बताई है, जैसे पीएसईबी आर। फिर यहाँ से ये जितने भी बातें की जा रही है ना दैट इज ओनली फॉर द सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, और हम इन तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम कहते हैं एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए हो सकता है, सिग्मा के लिए भी और कौन से बॉन्ड के लिए, पाई के लिए। ये एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके लिए हो सकता है, सिग्मा के लिए भी और पाई के लिए। लेकिन ऑनेस्टली सही, इसने पाई बॉन्ड की एक्सप्लेनेशन कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं दी और वही इसका ड्रॉबैक बना। इसने सिग्मा बॉन्ड को बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया, बट जब ये पूछा गया कि ऑक्सीजन यहाँ पर अपना सेकंड बॉन्ड जब बनाने लगेगा तो उसके एक्टिव सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस उसने यही कहा कि इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेते हैं और शेयरिंग की वजह से सेकंड बॉन्ड बन जाता है, लेकिन ये नहीं बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड, सही है। तो ये आपके पास क्या है BSEBR। आप चाहे सिन बोर्ड की बुक खोल लें, आप चाहे फेडरल की बुक को ओपन करें, वहां पर एक टेबुलर चार्ट बना इस थ्योरी का। आपने क्या करना है, सिर्फ दो चीजें पढ़नी है, एक इसके पोस्टुलेट जो मैंने आपको यहाँ पे लेक्चर में पूरी बात बताई, और दूसरा इसका ये टेबुलर चार्ट। इसमें अब हो क्या रहा है, इसकी एग्जांपल्स भी लिखी हैं, बेरिलियम क्लोराइड, सही है, यहाँ पर क्या है बोरॉन ट्राइक्लोराइड, या फिर आपके पास मजीद एग्जाम्पल कार्बन CH4 CCl4, इसी तरह नाइट्रोजन NH3 PH3, इसी तरह ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एग्जाम्पल में आपके पास वहां पर क्या होगा, एक वाटर है या फिर H2S। तो आप वहां पर स्टेबुलर चार्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट करके बार बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, सही है। तो आपकी इस थ्योरी की तैयारी अच्छी हो जाए, क्विकली नोट डाउन करें। 5 बॉन्ड वाली थ्योरी एमओटी होती है। 5 बॉन्ड सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एमओटी ने तो हमें सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर बता दिया था, तो उसका हमें पता चलेगा कि एक से ज्यादा बॉन्ड है तो वो 5 बॉन्ड ऑर्डर जिसका 2 और 3 आता है।
आपने डेली पिक्चर शायद ही आपके पास बुक में लिखा हो, लेकिन आप कम से कम VSCPR की 3 लिमिटेशन सर्च जरूर करेंगे। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द VSCPR? ऐसी कौन सी एक तो मैं आपको बता दूं, सही है, देयर इज नो एनी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द पाइथन, लेकिन VSCPR की मजीद क्या लिमिटेशन है जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड को एक्सप्लेन करना पड़ा हमें फर्दर थ्योरीज के साथ, तो वो आपने लास्ट की सर्च करनी है और अपने पास लिखनी है। सही। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक में अब आपके पास 2 टास्क हो गए। एक तो आप मेरे साथ क्लास में वर्कशीट सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू ऑल दिस केमिकल बॉन्डिंग, सही है, वो क्लास में ही सॉल्व करेंगे। और जो आपका टेस्ट टॉपिक बनेगा वो किसका होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर का होल टॉपिक। मुझे आप में से किसी ने भी आउटपुट नहीं दिया किस चीज का, वो जो 50 MCQs वाली वर्कशीट दी थी, सही, मैं कल से इंतजार कर रही हूँ कि शायद आप लोगों ने मुझे सॉल्व किया और आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन चले सॉल्व किया? सच सच नहीं किया ना, समझ सही है, क्योंकि अगर किया होता तो सवाल बनता। सही है, अब आपके पास नेक्स्ट थर्सडे तक का टाइम। क्यों? क्योंकि अगर आपने अभी भी नहीं पूछा तो फिर आप अपने टेस्ट को मार्क नहीं कर सके, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है कि व्हाट काइंड ऑफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द पेपर, सही है, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एटॉमिक स्ट्रक्चर इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, तो वो आपको नहीं पता। तो अब आपने वो क्या करना है, उसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद थर्सडे की क्लास में जो भी प्रॉब्लम आए मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, सही है, ये टास्क रखिएगा आपका। और अपनी रीडिंग कंटेंट जरूर आगे बढ़ाते रहिएगा। कोई ये पूछना चाहते हैं कि जैसे केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग को अच्छा से रीड करें जो भी बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं, और आपने वहां से रीडिंग करने के बाद जो है वो हाइब्रिडाइजेशन को भी रीड करना है, और फिर मेरी वर्कशीट आते ही थर्सडे आपने सॉल्व भी करना है इंशाल्लाह, सही है। ये हम पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। कोई बताएगा हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड का मतलब क्या? फ्यूजन, फ्यूजन, और इसे हम क्या कह सकते हैं? मिक्सिंग। मैं अगर आपसे कहूं हाइब्रिडाइजेशन तो हम इसे कहते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अक्सर बच्चों के जहन में ये सवाल आता है व्हाट काइंड ऑफ ऑर्बिटल, सही है, एटॉमिक ऑर्बिटल। सेम और डिफरेंट, तो हम कहते हैं डिफरेंट। डिफरेंट क्यों? क्योंकि sp के साथ ओवरलैप होता है, तब कहीं जाकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। सही है, तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जो हो क्या रहा है हमारे पास? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स से न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, और न्यू ऑर्बिटल्स अगर बनते हैं तो आप उसे कहते हैं कि कौन से ऑर्बिटल्स बन रहे हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सही है, कौन से ऑर्बिटल्स बन रहे हैं बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, सही, हाइब्रिड, मिक्स्ड ऑर्बिटल्स, न्यू ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब इसका मतलब है कि 2 ऑर्बिटल होते हैं, एक जो मिक्स हो रहा है तो उसे हम कहते हैं पेरेंट ऑर्बिटल, और एक जो आपके पास न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं उसे आप क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल, सही है। अब इसका मतलब है सिचुएशन 2 तरह से हो गई, बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरी क्या बनती है? आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपसे कहूं कि इसके लिए पहली सिचुएशन बता दें तो बिफोर एंड आफ्टर क्वांटिटी ऑफ ऑर्बिटल्स मस्ट रिमेन्स, कितने ऑर्बिटल्स मिक्स हुए थे उतने ही नए बनने चाहिए। यानी इसका मतलब है बिफोर एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन आपके पास जो पहली सिचुएशन बनती है, इट इज क्वांटिटी ऑफ ऑर्बिटल्स रिमेन सेम,
सही है, यहाँ तक हमें बात समझ में। ये वो वाहिद कहानी है जिस पर हम फोकसिंग करते हैं और इसी में हम गलतियां करते हैं। भाई अगर एक एस और एक भी हाइब्रिडाइज हो रहा है तो बनेगा हर हाल में एसपी। अगर 1s एंड 2p हाइब्रिडाइज हो रहा है तो बनेगा हर हाल में एसएसपी2। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ DSP2 भी होता है, नाम इसलिए बता रही हूँ कि आपके ध्यान में ये ना रहे हमारे सिलेबस में एसपी हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डी और एफ नहीं करता है, बिल्कुल करता है। DSP2 का मतलब क्या होगा, एक डी एक एस और दो पी। तो हमारे पास डी और एफ की हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स वी कैन प्रेडिक्ट। सही है। अच्छा, अब बिफोर एंड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन आपके पास क्या काम होना चाहिए, आपने कहा क्वांटिटी ऑफ ऑर्बिटल्स मस्ट रिमेन सेम, यानी आपके पास क्वांटिटी ऑफ ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा, फिर अगर आपसे दूसरी सिचुएशन पूछी जाए कि भाई अब बता दीजिए कि जब न्यू ऑर्बिटल बनते हैं तो वहां पर और क्या काम हो रहा है, तो हम उसे यहाँ पर कुछ इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। ऑल न्यू ऑर्बिटल्स हैव सेम शेप, उन सबका शेप क्या होता है, सेम। और वो सब कैसे होते हैं, हाफ लोब। सही, हाफ क्या होता है, लोब। पी क्या होता है, डबल शेप, टू लोब्स का कॉम्बिनेशन। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सिंगल लोब। अगर एक एस एक पी है तब भी सिंगल लोब, अगर एक एस टू पी है तब भी सिंगल लोब। सही है, हैव सेम शेप। नेक्स्ट वन, हैव सेम एनर्जी। जितने भी नए ऑर्बिटल बनते हैं उन सबका शेप और एनर्जी क्या रहती है, सेम। कोई आपसे कहे 1s p और 1s p की एनर्जी का डिफरेंस, तो आप कहेंगे नो एनर्जी डिफरेंस। कैन वी सी दैट दीज आर द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो आप कहेंगे यस। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम क्या कह सकते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सही। हालांकि डीजेनरेट ऑर्बिटल वुंश ने बताया था, लेकिन देखिए हमने अपने कंसेप्ट से इसे भी कहा। तो दो बातें बड़ी क्लियर रहनी चाहिए। पेरेंट ऑर्बिटल से जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं उसकी पहली कंडीशन बिफोर एंड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन क्वांटिटी ऑफ ऑर्बिटल्स रिमेन सेम। तीन मिक्स हुए थे तो तीन ही न्यू बनने चाहिए। और जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी दो कैटेगरीज पर हमें काम याद रखना है कि उनका शेप और उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम। अब आते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एस एंड पी। इसके अकॉर्डिंग तीन हाइब्रिडाइजेशन मैंने पहले लिखा sp3, और अगर मैं sp3 की बात करूं तो दैट इज 1s एंड 3p। और 3p का मतलब हमने अपने दिमाग में बना लिया px py pz। फिर आते हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि अच्छा इसकी ओवरलैपिंग कैसे होगी, और डायग्रामेटिकली अगर हम इसे प्रूव करना चाहें कि विच वन डायग्राम रिप्रेजेंटेड, तो मैंने यहाँ पर गौर करना शुरू किया होगा आपने कि मैंने यहाँ पर बनाना शुरू की एक डायग्राम, नजर आ रही होगी आपको। चलिए, एक एस और तीन क्या है, पी। एक क्या है, पी एक्स, फिर पी वाई, फिर पी जेड। अच्छा, एस और तीन पी मिक्स होने के बाद कितने न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे, 4। इसका मतलब ऐसे कितने लोब्स नजर आने चाहिए, 4। लेकिन उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, एस पी। ये 4 बनाए। ये 4 अपने आप को फौरी तौर पर अरेंज करते हैं, और कैसे अरेंज करते हैं, ये अरेंज करते हैं एक खास स्ट्रक्चर के अंदर, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, क्या आप इस स्ट्रक्चर का नाम जानते हैं, टेट्राहेड्रन। सही है, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, 4। मैंने आपसे क्या कहा था, 1s and 3p कंबाइन और मिक्स टुगेदर टू फॉर्म 4sp3। और क्या कहा था, चारों sp3 का शेप क्या होगा, सेम। और चारों sp3 की एनर्जी भी क्या होगी, सेम। लेकिन इसकी अरेंजमेंट आपको नजर आ रही होगी, ये जो मैंने हाफ लोब बनाए हैं दैट इज एट द बैक साइड ऑफ द बोर्ड। सही है, ये z एक्सिस में है, लेकिन मैं इसको ड्रॉ इसी तरह कर पाऊंगी, वरना हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और हम इसको ट्राइगोनल शेप देना शुरू कर देंगे। तो दैट इज sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहते हैं बॉन्ड एंगल है 109.5। और शेप ऑफ मॉलिक्यूल आप क्या कहते हैं, आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं टेट्राहेड्रल। अच्छा, फिर
इसमें आपके पास हमेशा बॉन्ड कौन सा बनता है, अगर आपसे पूछा जाए तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। सही है। और अगर आपसे एग्जाम्पल पूछी जाए तो एग्जाम्पल में आपके पास सारे अल्केन इसके एग्जाम्पल है। क्या मैंने सही कहा, जितने भी अल्केन हैं वो उसकी क्या है, एग्जाम्पल है। सही है। जिसमें आपने फर्स्ट ईयर के तौर पर जब आप पढ़ते हैं, अब तो माशाल्लाह आप सेकेंड ईयर भी क्रॉस कर गए हैं, तो हम वहां पर आपको जो है वो बता देते हैं मीथेन इथेन का स्ट्रक्चर, और आप बकायदा उसको ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ भी करते थे, जो अभी मैं आपके सामने ड्रॉ भी कर रही हूँ। इसी तरह और कौन सा अल्केन है जो यहाँ पर, या और कौन से स्ट्रक्चर हैं जो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकते हैं, उन्हें यहाँ पर दो एग्जाम्पल के तौर पर सर्च कर लीजिएगा। एक्सेप्ट कार्बन कंपाउंड्स। NH4 सही है। NH4 हो सकता है, लेकिन वहां लोन पेयर है, और लोन पेयर की वजह से आप जानते हैं नाइट्रोजन क्या करेगा, तो बॉन्ड एंगल 109 तो नहीं रहेगा। चलिए, तो अब आपने क्या करना है, आपने सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, SiH4। चलिए, इसके अंदर जो बनेगा वो क्या होगा, वो होगा टेट्राहेड्रल और sp। फॉर एग्जाम्पल CCl4, इसको भी आप सर्च कर लीजिएगा कि क्या ये दोनों एग्जाम्पल sp3 और इसी तरह एक दो एग्जाम्पल अपने दिमाग में अपनी आसानी के लिए लेकर आइएगा जहां पर कार्बन एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद ना हो। चलिए, ये sp3 है, लेकिन अगर आप मीथेन का स्ट्रक्चर ऑर्बिटल डायग्राम के तौर पर देखना चाहते हैं, तो ये रहा मीथेन का स्ट्रक्चर, जिसमें 4 sp3 हैं, और इन 4 sp3 के साथ, इन चारों sp3 यानी एक कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 4। कैलकुलेशन पर अलर्ट करिए। और एक कार्बन ने कितने sp3 बनाए, 4। ऐसा ही है ना, एक कार्बन ने कितने sp3 बनाए, 4। मैंने आपको बताया 1sp3 कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, हर sp3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अनपेयर्ड है ना, बताया था कार्बन कितने, अभी आपको यहाँ पे लिख के बताया था, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इस वक्त sp3 में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1 1। अब अगर यही sp3 में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4sp3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। सही है। इसका मतलब ये सारे अनपेयर्ड है, और इसके साथ पेयर्ड आकर कौन होगा, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो कितने हाइड्रोजन आने चाहिए, 4। तो मैंने लिखा 1 2, यहाँ क्या आया 3, और यहाँ क्या आएगा 4। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए मीथेन का स्ट्रक्चर, तो आप कहते हैं मीथेन 4 कॉर्नर से रिलेटेड स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाता है, और हम उसका स्ट्रक्चर देखते भी हैं, दैट इज टेट्राहेड्रल। सही। तो आपसे मैंने जो ये वाली बात की है ना, ये एमसीक्यू में थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करती है, जैसे अभी आप लोग कंफ्यूज हुए थे। ये पी नहीं होगा, क्या कार्बन वाला जो पार्ट है वो पहले पी में नहीं शो करेगा। पी में, आपने sp3 बनाया है सीधा, और फिर आपने उसको हाइड्रोजन के साथ कर दिया sp3, तो जब दोनों एक साथ कंबाइन होंगे तब बनेगा। तो तभी बना। सवाल समझाया मुझे अपना। आपने जब हाइड्रोजन नहीं बनाए थे अभी, तो आपने sp3 ही से ड्रॉ किया था, और आपने कार्बन का उसका बोला था, मगर वो कार्बन का sp3 तो नहीं होगा था। तो किसका होगा, sp3 तो जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तब नहीं बनेगा। कार्बन। इसलिए तो मैंने आपको यहाँ पे कहा, एक बार एक्सप्लेनेशन दे दी, इसका मतलब है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट पे 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1। तो एक एक्स और तीन पी आपस में क्या होंगे, ओवरलैप, तो उन्होंने क्या बनाया होगा, sp3। तो कार्बन जहां जहां पर भी आएगा वहां पर अब हमें बार बार ये तो नहीं बताना पड़ेगा, इसलिए तो मैंने आपको पहले डायग्राम बना के बता दी कि जो एटम भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आ जाएंगे, वहां पर ये एक s और तीन p आपस में क्या हो जाएंगे, ओवरलैप, मिक्स्ड, हाइब्रिड। और हाइब्रिड होने के बाद हमेशा क्या बनाएंगे, 4sp3। और वो 4sp3 इंतजार नहीं करते हैं, अपने आप को फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्रिकल बेसिस पर अरेंज कर लेते हैं, लेकिन उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम है, अनपेयर्ड है।
कौन है? हाइड्रोजन। अब बात क्लियर है? सही है। तो जहां पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी वहां पर हमेशा हर एटम, चाहे सिलिकॉन ही क्यों ना, से हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे ही रहेगी। सही, क्योंकि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? टेट्रा हाइब्रिड। अच्छा, फिर अगर मैं आपसे कहूँ C2H6, अब अगर आप ये सवाल यहाँ पे भी करें तो मैं आपसे कहूंगी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने एक कैलकुलेशन लिखती हूँ। एक कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस रखता है? 4। और एक कार्बन कितने sp3 बना रहा है? 4। तो अब लेकिन इस मॉलिक्यूल में तो कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन कितने बनाएंगे? 8। फिर वही बात, 1 sp3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। तो 8 sp3 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। लेकिन ये 8 sp3 अपने आप को कैसे अरेंज करवाएंगे, वो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात। जैसे कि ये रहा एक कार्बन, इसका एक sp3, सेकेंड sp3, थर्ड sp3, और हम जानते हैं कि इसका फोर्थ वन कहाँ होगा? एट द बैक साइड। सही है, ये कार्बन को अरेंज कर लिया। फिर हम आते हैं सेकेंड पर। जब मैं सेकेंड की बात कर रही हूँ तो सेकेंड पर भी यही है, 1 sp3, सेकेंड sp3, थर्ड sp3। अब क्योंकि बॉन्ड एंगल मेरी आपकी मर्जी से नहीं है ना, हम तो मेजरमेंट करके बना भी नहीं रहे हैं, तो रैंडमली बना रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पर भी sp3 फोर्थ वन हो सकता है, और अगर यहाँ नहीं बनाते हैं अक्सर बुक में तो हम यहाँ पे बना देते हैं और हम कहते हैं कि दैट इज 109.5। सही है, लेकिन ज्यादातर हम आपको समझाने के लिए, ऐसा नहीं है कि ये डायग्राम गलत हो गई है, लेकिन क्योंकि इंडियन ऑथर्स के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो आपके पास ज्यादातर फोर्थ वन हमेशा, अगर दोनों हैं तो एक दूसरे के ऑपोजिट बनाए जाते हैं, ताकि इससे पता चलता है दैट इज द परफेक्ट 109.5। सही है, तो इसको आपने याद रखना है। इसे अगर हम और बेहतर तरीके से ड्रॉ करना चाहें तो यकीनन हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा 4sp3 1 कार्बन के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप डायग्राम ड्रॉ करते गए वैसे वैसे आपने देखा होगा यहाँ पर एक ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैप। यहाँ कार्बन को सपोर्ट करने वाला दूसरा कार्बन ही है, तो कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा। सही है, इसका मतलब जो रिमेनिंग sp3 होंगे वो रिमेनिंग sp3 के साथ आकर कौन ओवरलैप कर रहा होगा? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन यहाँ पर ओवरलैप करेगा तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, उस पर तो बात बाद में करेंगे, लेकिन इस ओवरलैपिंग का नाम क्या होगा? sp3s। और इस ओवरलैपिंग का नाम क्या होगा? sp3sp3। सही है, तो आपसे कभी पूछा जाए which type of overlapping is present in the ethene molecule in terms of the hybridization? सही, तो आपने आंसर में देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा sp3 sp3 फिर लिखा हो sp3s, फिर लिखा हो both of these, फिर लिखा हो none of these। तो इसका मतलब वहाँ आंसर क्या है? both of। फिर जब यहाँ sp3 ऐसे तो आप जानते हैं यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ हाइड्रोजन आपने अटैच किया, और हाइड्रोजन अटैच करने के साथ साथ आपको अंदाजा हुआ कि अच्छा दैट इज द इथेन मॉलिक्यूल। सही। अब आपसे एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है, हाउ मेनी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन द मीथेन मॉलिक्यूल? 4। How many sp3 hybrid orbital in the ethane molecule? 8। ऐसे याद रखेंगे, एक कार्बन है तो हमेशा 4 ही रहते हैं, कार्बन ज्यादा उतरेंगे। अब जैसे मैं आपसे ये बात इस तरह पूछूं, how many sp3 hybrid orbital will form in the propane molecule? तो आपने कहा प्रोपेन में कितने कार्बन है? 3, और एक कार्बन कितने बनाता है? 4। तो अब आप आंसर तक पहुंच गए, दैट इज 12। हमने स्ट्रक्चर नहीं बनाया लेकिन हम वहां तक पहुंच चुके हैं। क्या ये बात क्लियर? ये नोट डाउन करें। ये टेट्राहेड्रल है, इसका फोर्थ वन ऐसे ही करता है। हाँ, ये गलत है, इसका फोर्थ वन हमेशा एट द बैक साइड है, हम इसको तीनों को एक साथ नहीं बनाते। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये पायराहेड्रल बन जाता है, दैट इज नॉट द परफेक्ट टेट्राहेड्रल। सही है, इसको हम पायराहेड्रल।
क्योंकि ये अमोनिया गैस इसमें मैंने आपसे कहा ना एक फोर्थ पॉइंट बैक साइड पे होना चाहिए, क्योंकि वो आप फ्रंट पे बना ही नहीं सकते। मॉलिक्यूल का मैं ऑर्बिटल आपको स्ट्रक्चर अगर वैसे भी अगर आप जाने तो आप जरा सर्च करके देखिए, एक ऑर्बिटल हमेशा आपको बैक साइड पे हाफ ही दिखाई देता है। दैट इज showing that the perfect 109.5 is present. सही है? डेली पिक्चर बताओ हम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं? sp3 पढ़ ली तो अब कौन सी पढ़ेंगे? sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? 1s and 2p और क्या हो जाते हैं भाई? 1s and 2p ऑर्बिटल्स मिक्स्ड, और मिक्स होने के बाद क्या होता है? अच्छा माप लेंगे मिक्स 2p ही क्यों? p में तो 3 होते हैं ना, तो वो एक ऑर्बिटल कहाँ गया जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया? तो हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन में वही ऑर्बिटल जाए, वो ऑर्बिटल नहीं जा सकता। कौन सा ऑर्बिटल? एन एम्प्टी ऑर्बिटल। ये कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा सकता। एम्प्टी ऑर्बिटल जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ना हो। और दूसरे एक और इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मतलब है, जिसे मैंने आपके सामने दो कंडीशन लिखी हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स को हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या नाम दे दिया हमने इसे? अनहाइब्रिडाइज्ड। नाम ही बता रहे हैं जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं। अब जब मैं आपसे यहाँ पे बात करती हूँ तो दैट इज एस, और आप जानते हैं पी कितने थे? 3 px py pz। इसका मतलब है दो यहाँ पर क्या होंगे? ओवरलैप। 1s and 2p। सही है? क्या होंगे? 1s and 2p ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स। और जब ये मिक्स होंगे तो आपके पास क्या होगा? कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर बनने चाहिए? आप कहेंगे मिस यहाँ पर 3sp2 बनने चाहिए। Am I right? कितने बनने चाहिए? 3sp। अच्छा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी आपको नजर आ रहा है, और वो कौन सा ऑर्बिटल है? pz। pz के साथ दो कहानी हो सकती है, या तो वो क्या होगा? एम्प्टी, या फिर वो इंटरेस्टेड होगा क्या बनाने में? पाई। अब ये तो मॉलिक्यूल देखकर पता चलेगा कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। सही है? ये तीन sp2 अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं? ये तीन sp2 अपने आप को अरेंज करते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्राइबोट, तीन कॉर्नर्स पर। तो 1sp2, सेकेंड sp2, और फिर ये क्या है? थर्ड sp2, और इनके दरमियान बॉन्ड एंगल क्या रहता है? 120। यानी मैं आपसे कहूँ बताओ इसका बॉन्ड एंगल क्या है, तो आप कहेंगे इसका बॉन्ड एंगल क्या है? 120। और शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहेगा? सही है? आप कहेंगे में शेप ऑफ मॉलिक्यूल हमने अभी पढ़ा क्या है? ट्राइगोनल। और अच्छा नाम ले रहे हैं अगर हम इसका तमीज से, तो दैट इज प्लेनर ट्राइगोनल। आगे बढ़ते हैं। ये कौन से बॉन्ड बना सकता है? अगर मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बॉन्ड्स की बात करूं तो ये बॉन्ड हमें दोनों बनाता हुआ दिखाई है। सही है? इस मॉलिक्यूल में दोनों बॉन्ड्स होंगे, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा। सही है? तो इसका मतलब है बॉन्ड इस वक्त सिग्मा भी होगा जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा, और बॉन्ड इस वक्त क्या होगा? पाई, जो किससे बनेगा? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में भी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इससे रिलेटेड आपको डायग्राम बताना शुरू कर दूं, तो इसकी पहली डायग्राम जो आप लोगों ने सीखी होती है ना, हम अगर इसकी एग्जाम्पल पे जाएं तो आप कहते हैं दैट इज अल्कीन। जितने भी अल्कीन हैं दे ऑल आर द sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, फिर कीटोन, फिर
एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक, यानी ये सब कार्बोनाइल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। और जहां पर भी कार्बोनाइल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आता है वहां पर भी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2। लेकिन हमने जब फर्स्ट में पढ़ा था तो हमने वहां पे आपको सिर्फ कौन सी एग्जांपल दी थी, अल्कीन। लेकिन जब आपने सेकेंड ईयर पढ़ ली है तो इसीलिए आप देखें मैंने आपको सारी एग्जांपल एक साथ दी। यानी आपसे कभी पूछेंगे बताओ एस्टर के अंदर कौन सा जो है वो बॉन्ड एंगल हो सकता है, आप कहेंगे अप्रोक्सीमेटली 120। मैंने वर्ड अप्रोक्सीमेटली क्यों लगाया, क्योंकि वहां पर 2 ऑक्सीजन है, हो सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से थोड़ा बहुत लोन पेयर क्या हो, ट्रिपल। तो लेकिन बहुत माइनर है, वो रहेगा रेंज किसमें, 120। फिर जब आप अल्कीन पर आते हैं तो आप फर्स्ट मेंबर पढ़ते हैं किसका, इथीन। इस इथीन में आप क्या करते हैं, एक कार्बन है, अगर मैं आपसे कहूं तो एक कार्बन कितने sp2 बनाएगा, 3। तो फिर 2 कार्बन कितने sp2 बनाएंगे, 6। ऐसा ही है ना, एक कार्बन कितने sp2 बनाएगा, 3। अभी मैंने आपको बताया अगर एक कार्बन है तो कितने sp2 बनाएगा, 3। अब आते हैं यहाँ पर, ये रहा एक कार्बन, इस एक कार्बन में 1 2 3 3 sp2। फिर उसके बाद सेकेंड कार्बन 1 2 3, ये सेकेंड कार्बन के 3 sp2। लेकिन जैसे ही आपने sp2 को अरेंज किया यहाँ पर आपको एक ओवरलैपिंग नजर आ रहा है, कोई बताएगा इस ओवरलैपिंग का नाम क्या है, sp2 और ओवरलैपिंग की नेचर क्या है, हेड टू हेड, यानी पैरेलल ओवरलैपिंग है। इसका मतलब कार्बन कार्बन के दरमियान क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब जो रिमेनिंग sp2 थे वो किसके साथ ओवरलैप होते हैं, क्योंकि वो अनपेयर्ड हैं, किसके साथ ओवरलैप होंगे, हाइड्रोजन। सही है, अब जब वो ओवरलैप होंगे हाइड्रोजन के साथ तो आपको यकीनन नजर आ रहा होगा कि अब यहाँ पर कार्बन अपने 2 बॉन्ड्स बना चुका है। क्या मैंने सही कहा, सही है। अब लेकिन फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड नजर नहीं आ रहे हैं। अब क्या होता है, ये जो pz है अगर ये कहीं पर मौजूद है, और आप जानते हैं इस वक्त कार्बन के pz में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है कि अगर ये pz है और उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है तो ये प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे हम ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आ रही है, डायग्राम लेबलिंग पूछने के लिए आती है, ए बी सी डी का कहां पर कौन सी ओवरलैपिंग है, कहां पर कौन सा ऑर्बिटल है, कहां पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है, तो हम उसके ऊपर बहुत सारे सवाल बना सकते। लेकिन परपेंडिकुलर ऐसा नहीं है इसमें, ये बात याद रखिए, परपेंडिकुलर इसमें ऐसा नहीं है कि ये प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल है और ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मैंने आपको कैसे बताया, हाफ अबव एंड हाफ बिलो। क्यों, कि p ऑर्बिटल के 2 लोब्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि p ऑर्बिटल है, ये कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, ये pz ऑर्बिटल है जिसने अपने आप को यहाँ पर इस वक्त प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल पर क्या बनाया है, परपेंडिकुलर। सही है, तो ये pz है जो इस वक्त प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल पर परपेंडिकुलर है, एक कार्बन के लिए और दूसरे कार्बन के लिए मैंने ड्रॉ किया। जब आप पाई बॉन्ड की बात करते हैं ना तो पाई बॉन्ड आपके पास यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह की ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, दैट इज नोन एज साइडवाइज ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग कहलाती है, साइडवाइज ओवरलैपिंग। दैट इज नॉट द पैरेलल ओवरलैपिंग। आपको याद है ना, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी को पूरा करता है, तभी वो स्ट्रॉन्गर है, सिग्मा। जब भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। लेकिन आपके पास जब साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो आप जानते हैं यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग में 2 चीजें ओवरलैप नहीं करी होंगी, दैट इज नोडल प्लेन। नोडल प्लेन को क्या कर रहा होगा, रिपेल। लेकिन ऑर्बिटल लोब्स वाइज क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप। आप लोग यहाँ पर जब हम आपको ऐसे मार्क करके देते हैं ना तो आप इन 2 साइड्स को समझते हैं, ये 2 बॉन्ड्स बन गए, जबकि ये बना क्या है, एक ही बॉन्ड। और ये एक पाई बॉन्ड किसके दरमियान नजर आता है,
कार्बन कार्बन। अब ये मैंने आपको बात बता तो दी है, लेकिन इस बात में मैं आपसे ये पूछना शुरू हो जाऊं, चल लेती थी ना आप लोग। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना शुरू हो जाऊं कि बताओ भाई थीम में टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? कोई थीम में टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, जरा काउंट करके बताओ। सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। पाई बॉन्ड कितना है? 1। टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? 6। इस 6 में से आपके पास यानी टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? 6। और इसमें से सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 5। और पाई बॉन्ड कितना है? 1। इस 5 में से भी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड कितना है? 1। और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। इज इट क्लियर? इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड कहाँ है? जहां पर आपके पास क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग, या तो sp2 की, या फिर इस ओवरलैपिंग का नाम आप सब प्रेडिक्ट कर चुके होंगे, दैट इज sp2s। बॉन्ड एंगल क्या रहा? 120। और शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहा? लीनियर नहीं, क्या होगा? ट्राइगोनल, यानी प्लेनर ट्राइगोनल। ये तो हो गया तमाम अल्कीन। अब अगर कोई प्रोटीन है तो एक कार्बन यहाँ पर मजीद आ जाए, लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ। ब्यूटीन है, 1 ब्यूटीन है तो एक कार्बन और आ जाए, लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन की सिचुएशन यही रहेगी। सही है? हम यहाँ पर जब इथीन पढ़ाते हैं तो उसके साथ आपको ना एक मॉलिक्यूल और भी एक्सप्लेनेशन देते हैं, दैट इज BH, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन the orbital involved in pi bond formation and an empty orbital। ये दोनों कंडीशन आपको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हो या बोरॉन ट्राइक्लोराइड हो, जो भी इस नेचर का मॉलिक्यूल होगा ना, वो आपको समझ में आना चाहिए। इसमें सेंट्रल एटम कौन है? बोरॉन। हम कैसे पहचानते हैं सेंट्रल एटम? उसकी तादाद कम होती है, उसकी क्वांटिटी कम होती है, जो सराउंडिंग एटम होते हैं उनकी क्वांटिटी ज्यादा। जो सेंट्रल एटम है वो बोरॉन था, और बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, और इसकी एक्साइटेड स्टेट 2s1 2px1 2py, और 2pz क्या है? मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आपको याद। अब बोरॉन के साथ क्या होगा जरा देखते हैं, कितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं? 3। कौन कौन से? एक s और 2 p। pz क्यों नहीं जा रहा है? एम्प्टी है, अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो पाई बॉन्ड बनाने के काबिल भी नहीं। अब बोरॉन की बात करते हैं तो ये रहा बोरॉन। इस बोरॉन का एक sp2, सेकंड sp2 और थर्ड sp2 नजर आ रहा आपको, क्योंकि आपको पता चल गया यहाँ पर एक बोरॉन कितने sp2 बनाएगा? 3। और एक sp2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। तो 3 sp2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। एम आई राइट? क्या कहा, जरा मेरी बात को रिपीट कर दे। एक बोरॉन कितने sp2 बना है? 3। हर sp2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन sp2 में कितने होंगे? 3। 1 sp2, सेकेंड sp2, थर्ड sp2। सही है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर मजीद इस पर बात करूं तो तभी कर सकती हूँ जब मैं आपसे यहाँ ये कह दूं कि सेकेंड या सराउंडिंग एटम कौन सा है। और सराउंडिंग एटम यहाँ पर कौन मौजूद है? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या होता है? 9। 1s2 2s2 2p5। मैं 5 की सिचुएशन बता रही हूँ आपको, 1 2 3 4 5। बताओ कौन सा ऑर्बिटल अनपेयर्ड है? 2pz। कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पर? 2pz। और p आप जानते हैं कौन सा शेप होता है? डबल। आपने भी जब मीथेन बनाया था तो हाइड्रोजन 1s था, इसीलिए स्फेरिकल नजर आ रहा है। आपने अल्कीन बनाया तो आपने वहां पर हाइड्रोजन 1s देखा, इसीलिए आपने क्या बनाया? स्फेरिकल। लेकिन जब आप बोरॉन के साथ फ्लोरीन को देखते हैं तो फ्लोरीन का p ऑर्बिटल यहाँ पर आकर क्या करता है? ओवरलैप। फर्स्ट वन pz फॉर फ्लोरीन, सेकंड वन py, नो,
सेकेंड फ्लोरीन से भी कौन आएगा, PZ. PZ। सही है, फ्लोरीन के लिए 2PZ। और यहाँ पर भी क्या आएगा आपके पास, PZ। फ्लोरीन के लिए ये 2PZ है और यहाँ क्या मौजूद है, ओवरलैप। इस ओवरलैपिंग का नाम क्या होगा, sp2p। कभी कभी कोई बच्चे एक्साइटमेंट में कहता है PZ, तो हम बुरा नहीं मानते, लेकिन जब हम ऑप्शन देते हैं हम कोई PX PY PZ नहीं लगाते, हम ऐसे देते हैं कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में which type of overlapping is only present। इस पूरे फ्लोरीन सॉरी इस पूरे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के अंदर कौन कौन सी ओवरलैपिंग मौजूद है, sp2p। यहाँ पर भी क्या मौजूद है, sp2p। इसका मतलब है बोरॉन कितने बॉन्ड्स बनाता हुआ नजर आ रहा है, 3। और किसके साथ बनाता हुआ नजर आ रहा है, फ्लोरीन। सही है, और बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, 120। ऐसा क्या, ओके। इसे पिक्चर लूं और जो मैंने बातें अभी कही हैं उसे एक बार रिकॉल करूं जल्दी से। sp2 वाली बात को जल्दी से रिकॉल करो, क्योंकि sp वाली बात मैं आपसे कंप्लीट करवाऊंगी, मैं नहीं लिखूंगी इसे, ताकि अंदाजा हो जाए कि आप उसमें कितना काम कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें बोलती रहूंगी और आप उसके स्ट्रक्चर को खुद कंप्लीट करें। सही है, जल्दी से इसको रिकॉल करो। और रिकॉल करने के बाद हम किस पर बात करेंगे, sp। थर्ड वन क्या है, sp। क्या होना चाहिए फर्स्ट टाइम में, 1s एंड 1p। इसका मतलब है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1s एंड 1p ऑर्बिटल। इसका मतलब किस ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया होगा, py में और pz से। तो ये इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया। सही। फिर मैं आपसे कहूँ, अच्छा बताओ इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो आप कहेंगे इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180। और शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, सही है, आप कहेंगे मिस इसमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, लीनियर। लीनियर, सही। और मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, हमने इसकी जो एग्जाम्पल ली थी वो सारे अल्काइन है ना, जितने भी क्या है अल्काइन है वो सारे के सारे क्या थे इसकी एग्जाम्पल। लेकिन इसकी एक एग्जाम्पल और भी थी, दैट इज बेरिलियम फ्लोराइड या बेरिलियम फ्लोराइड। वाटर बिल्कुल होगी वाटर, लेकिन आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 दिखाता है, और वो भी एक्सेप्शनल केस के अंदर। सही है। अच्छा, अब मैं अगर इथाइन की बात कर लूं, तो आप सब जानते हो यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन कितने sp बना रहा होगा, अच्छा कंबाइन कितने हो रहे हैं, दो। 1s एंड 1p, तो बनेंगे कितने, 2। सही है, देखिए मैंने इसीलिए लिखा नहीं है इस बार, मैंने आपसे कहा था ना मैं आपसे पूछूंगी एक कार्बन कितने sp बनाएगा, 2। तो फिर 2 कार्बन कितने बनाएंगे, मैं इसकी डायग्राम पे बात करूँ, 1sp 2sp फॉर वन कार्बन, 1sp एंड सेकेंड sp फॉर सेकेंड कार्बन। एम आई राइट, सही है। लेकिन जैसे ही मैंने दोनों कार्बन के sp को अरेंज किया, दोनों में से एक एक sp आपस में क्या हो रहा है, वो बढ़ गया। और यहाँ पर इसका मतलब है कार्बन कार्बन के दरमियान क्या बन चुका है, सिग्मा। फिर इस रिमेनिंग sp के साथ आकर कौन ओवरलैपिंग कर रहा है, हाइड्रोजन। इसका मतलब है बहुत आसान बात है कि कार्बन और क्या हो गया, हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। कितने ऑर्बिटल रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज्ड, 2। एक ये रहा आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कार्बन लिखती हूँ तो ये रहा एक py, और यहाँ पर भी क्या रहा, py। सही है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि pz कहाँ है, तो ये रहा आपके पास pz, ये रहा आपके पास pz। सही। और इसमें होगा क्या, py के साथ कौन सी ओवरलैपिंग करेगा,
साइडवेज साइड वाइज ओवरलैपिंग। और कौन सा बॉन्ड बनाया? पाई बॉन्ड। ये रहा एक पाई बॉन्ड, नजर आ रहा है। फिर आपके पास क्या होगा, जो आपके पास पी जेड है वो पी जेड के साथ क्या करेगा? ओवरलैपिंग। और फिर से क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। तो आपके पास ये रहा एक और पाई बॉन्ड। तो आपसे कभी पूछा है total number of bonds are present in the ethyne? How many total number of bonds? Five. Five में से कितने सिग्मा है? थ्री। और कितने पाई हैं? सिग्मा कार्बन कार्बन कितने हैं? वन। और सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं? टू। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? यानी सवाल उसी में से बनता है जो आप पढ़ के जाते हैं। आपके पास यहाँ पे क्या है? आपसे पूछा जाए टोटल बॉन्ड्स कितने हैं, तो आपने कहा हमें टोटल बॉन्ड्स इस वक्त इथाइन में कितने हैं? 5। सही है। इसमें कार्बन कार्बन सिग्मा कितना है? 1। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा कितना है? 2। ये मैंने सिग्मा की बात। फिर कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड कितना है? तो आपने क्या कहा यहाँ पर? 2। कितने? 2। और टोटल कितने हो गए? 5। सही। तो और आपसे पूछा जाए कि ओवरलैपिंग नेम बता दें तो आप क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग sp sp। और यहाँ पर क्या कहेंगे? sps। तो इसका मतलब है इथाइन में कौन कौन सी ओवरलैपिंग है? sp sp और sps। इसमें मेरी एक एक्सप्लेनेशन अभी रहती है, लेकिन क्लास टाइम ओवर हो चुका है, बल्कि मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही कर दिया है। लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आप मुझे याद दिलाएंगे बेरिलियम क्लोराइड पे बात करना है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जी, बेरिलियम है। ऑर्बिटल क्या होगा? नेगेटिव। सही है। किसी के सामने कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम? जो टास्क दिए हैं बेटा काइंडली काइंडली उसको फोकस कीजिएगा। जी, ये वाला मैंने चेक किया था, इसमें आंसर आ रहा था फ्यूल, अगर फ्यूल तो रिचार्ज हो जाता है। which of the following is a primary cell? प्राइमरी कौन सा है? डेंजर सेल होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी सेल का मतलब होता है जो रिचार्जेबल नहीं है। फ्यूल सेल को रिचार्जेबल हो सकता है, ड्राई सेल रिचार्ज हो सकता है। जी वो भी हो जाएगा। अल्कलाइन लिखा हुआ है, अल्कलाइन लिख दिया। सभी है। फिर यार देखो फेडरल है, फेडरल का तो सर ने आपको सारी टेक्स्ट का वो दिया है, एरिया वैल्यू उसमें से फेडरल निकाल के और डबल से वो लिख करेंगे। फेडरल सबसे वाला है और सबसे कैसे? हाँ ये समझ में इज अ रिड्यूसिंग एजेंट का फॉलोइंग रिलेशन। रिड्यूसिंग किसे कहते हैं? जो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस और खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज। सही है। तो फास्फोरस, फास्फोरस क्या कर रहा है? खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। और दूसरे को क्या कर